तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 1 के बाकी के एपिसोड्स को, मतलब के एपिसोड 6 से लेकर 10 तक। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, तो एकदम एंड तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साल 1955 में वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन डिफेंस की एक बड़ी पार्टी चल रही होती है। वही हम ली को देखते हैं जो आराम से ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र कीको पर पड़ती है और उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस देखकर साफ लग रहा होता है कि वो पहली नज़र में उस पर फिदा हो चुका है। ली कीको को इम्प्रेस करने के लिए उसे एक फ्लावर देता है, लेकिन कीको अपने खूबसूरत ड्रेस की वजह से थोड़ी परेशान होती है और वो बिल को ढूंढ रही थी। ली उसे बोलता है कि गहरी सांस लो और खुद को थोड़ा शांत करो। फिर वो उसे ड्रिंक देता है जिसे कीको एक ही घूंट में पी जाती है। इसके बाद दोनों जनरल से मिलने जाते हैं। जनरल ली को अपने दोस्तों से मिलवाता है और वो कहानी बताने लगता है कि उसने ली को पहली बार कहाँ ढूंढा था। फिर वहाँ सब लोग सीक्रेट प्रोजेक्ट मोनार्क के बारे में बात करने लगते हैं। ली कीको को इस प्रोजेक्ट की मास्टरमाइंड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। डिफेंस के लोग हैरान हो जाते हैं कि एक जापानीज यहाँ क्या कर रही है, लेकिन जनरल उन्हें समझाते हैं कि ये अच्छी वाली जापानीज है, हमारी दुश्मन नहीं। कीको बाद में ली से इस बारे में बात करती है और वो बहुत थक चुकी होती है क्योंकि उसके जापानीज होने के वजह से अमेरिकन्स को उससे प्रॉब्लम होती है। वो कहती है अगर हमें कोई टाइटन मिल भी गया तो ये पुराने ख्याल वाले लोग उसे खत्म कर देंगे, या फिर पता ही नहीं उनका प्लान है क्या। ली के पास इसका कोई साफ जवाब नहीं होता। वो बस इतना ही कहता है कि तुम उनके सोच को बदल दोगी, क्योंकि उसे कीको पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि इन पुराने ख्याल वाले लोगों की दिमाग को भी बदल सकती है। तभी म्यूजिक बजने लगता है और ली कीको के साथ डांस करने चला जाता है। डांस करते वक्त वहाँ की सारी औरतें कीको को ही देख रही होती हैं, या तो इसलिए क्योंकि वो उनसे ज़्यादा खूबसूरत है, या फिर इसलिए क्योंकि वो जापानीज है। जनरल भी दोनों के बीच का बढ़ता हुआ रोमांस नोटिस कर लेते हैं। बाद में कीको ली से बोलती है कि तुम भी इन बड़े लोगों में से एक बन सकते हो। ली जवाब देता है कि मिलिट्री में करियर बनाना बुरा आइडिया नहीं है, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छी जिंदगी होगी, एक अच्छा घर, वाइफ और बच्चे होंगे। कीको ली का हाथ पकड़ लेती है और बच्चों के बारे में बातें करने लगती है। ली मजाक में बोलता है कि उसे भी बच्चे बनाना बहुत पसंद है। इसके बाद दोनों एक कमरे के बाहर आते हैं, लेकिन तभी एक नौकर आकर उनका मूड खराब कर देता है। वो बताता है कि बिल के तरफ से एक अर्जेंट मैसेज आया है। अब प्रेजेंट में डूवॉल ली की गाड़ी में चढ़ती है और गार्ड्स को मार गिराती है। वो ली के हाथ खोल देती और बोलती है कि एक और टाइटन देखने की संभावना है। वो पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे रोक सकते हो, लेकिन मोनार्क को तो ऐसा नहीं लगता। ली बोलता है मुझे भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो हो रहा है उसका अंदाजा जरूर है। जब मुझे कुछ करना चाहिए था तब मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं ये सब सालों से मोनार्क को बता रहा हूँ, लेकिन वो लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं पागल हूँ। ली डुवॉल से पूछता है तुम्हारी कहानी क्या है। डुवॉल बताती है मेरी बहन सैंड्रा जापान के जंजीरा में काम करती थी, वहीं से हम सब यहाँ आए मोनार्क में शामिल होने, और शायद तुम हमें सही रास्ता दिखा सकते हो। मुझे पता है ये बहुत बुरा आइडिया है। ली मुस्कुराकर बोलता है मेरी और तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। वापस फ्लैशबैक में ली और कीको बिल से मिलने जाते हैं। बिल उन्हें एक टाइटन के बारे में बताता है। कीको बोलती है इस तरह का आइसोटोपिक सिग्नेचर उसने पहले फिलीपींस में देखा था। आखिर ये चीज है क्या, ये पता करने के लिए उन्हें जापान जाना पड़ेगा। ली उन दोनों से बोलता है कि हमें डिफेंस के साथ मिलकर बजट मीटिंग भी करनी है, लेकिन दोनों उनसे बोलते हैं कि तुम अकेले ये सब संभाल सकते हो। फिर भी ली उन्हें अकेले जाने नहीं देना चाहता। बिल बोलता है कि अगर हमें पैसे चाहिए तो आर्मी को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हमने टाइटन देखा है, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा। अब प्रेजेंट में केट, केंटारो और मे जैसे ही घर के अंदर आते हैं, उन्हें ली और डुवॉल बैठे हुए मिलते हैं। केट घबरा जाती और अपनी माँ को ढूंढने लगती है। ली उसे बोलता है तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ काम कर रही होगी। फिर वो बताता है कि अब डुवॉल हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। डुवॉल कहती है कुछ बड़ा होने वाला है, शायद गॉडजिला के हमले से 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा खतरनाक। मुझे लगता है तुम्हारे डैड उसे रोकना चाहते हैं और शायद उन्हें पता है कि इसे कैसे रोका जा सकता है, इसलिए हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तीनों डुवॉल के साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन ली उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब वो मोनार्क के साथ काम नहीं करती, अब वो हमारे लिए काम करेगी। और अब तुम्हें कुछ तो पता होगा कि तुम्हारे डैड हिरोशी कहाँ है। दूसरी तरफ नैटली और टिम सैन फ्रांसिस्को में हिरोशी के ऑफिस पहुंच जाते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि केट और उसके दोस्त यहाँ पर आए थे। नैटली सोचने लगती है आखिर ये तीनों यहाँ आए क्यों थे।
टिम एक खाली दीवार की तरफ इशारा करता है और बोलता है यहाँ कुछ तो था। उसे दीवार पर पिन की मार्किंग्स दिखाई देती हैं। वो उन्हें जोड़ने लगता है और उसे एक पैटर्न नजर आता है। टिम नेटली से पूछता है आखिर हिरोशी को मोनार्क से क्यों निकाला गया। नेटली कहती है क्योंकि उसने गवर्नमेंट एसेट का मिसयूज किया था। उसने डीप स्पेस सैटेलाइट का टारगेट बदल दिया था और उन चीजों को देख रहा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था, जैसे कॉस्मिक रेडिएशन, गामा रेज। टिम कहता है बार्न्स ने भी वही रीडिंग दिखाई थी। शायद अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। टिम वहाँ एक वर्ल्ड मैप बनाता है और मार्किंग्स के बारे में बताता है। ये वो जगहें हैं जहां मोनार्क के आउटपोस्ट हैं। अब हमें पता लगाना है कि हिरोशी सैटेलाइट को कहां कहां रिडायरेक्ट कर रहा था। नेटली तुरंत ऑफिस कॉल करती है कॉलिन से बात करने के लिए। टिम समझ जाता है कि केट और केंटारो अपने डैड को ढूंढ रहे हैं और हिरोशी गामा रेस को ट्रैक कर रहा है। मार्किंग्स के हिसाब से टिम बोलता है हिरोशी सेंट्रल एशिया, वियतनाम या किसी और जगह पर हो सकता है। तभी कॉलिन्स का कॉल आता है। नेटली बोलती है टिम के भेजे हुए कोऑर्डिनेट्स पर सैटेलाइट को रिडायरेक्ट करो और बार्न्स को भी कनेक्ट करो। हमें गामा रेज में स्पाइक ढूंढना है। फ्लैशबैक में जापान में बिल और कीको की मुलाकात डॉक्टर सुजुकी से होती है। सुजुकी कीको को देखकर काफी खुश होता है और दोनों को मॉन्स्टर आइलैंड में स्वागत करता है। बातों से पता चलता है कि सुजुकी ने एक गामा रेडिएशन सिमुलेटर बनाया है क्योंकि वो जिस चीज को ढूंढ रहे हैं उसका रेडिएशन कॉस्मिक लेवल का है। सिमुलेटर की मदद से सुजुकी जितना रेडिएशन बनाएगा, दूसरी तरफ से जो भी चीज है वो भी जवाब में उतना ही रेडिएशन बनाएगी, यानी कि एक तरह से रिस्पॉन्स मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो डॉक्टर सुजुकी ने टाइटन से बात करने का तरीका ढूंढ लिया था। अब प्रेजेंट में केट, केंटारो, मे, ली और डूवॉल एल्गेरियन डेजर्ट पहुंच जाते हैं। मे डूवॉल से पूछती है यहाँ आना मेरी डील का हिस्सा नहीं था, मैं घर कैसे जाऊंगी। डूवॉल बोलती है हमारे हालात बदल गए हैं, यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर सब लोग एक छोटे से सेटलमेंट के पास आते हैं। वहाँ ली स्कॉटी नाम के आदमी से मिलता है जो बाकी लोगों को देखकर खुश नहीं लगता। केट स्कॉटी को देखकर भड़क जाती है और बोलती है मुझे किसी मोनार्क के गुंडे के साथ काम नहीं करना। डुवॉल बोलती है ये पहले मोनार्क के साथ काम करता था, अब नहीं। ली समझाता है मोनार्क के साथ काम करने वाले सब लोग बुरे नहीं होते। केट सिर्फ अपने डैड को ढूंढना चाहती थी, वो मोनार्क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। ली उसे समझाता है लेकिन सारे रास्ते जुड़े हुए हैं क्योंकि तुम्हारे डैड मोनार्क से कनेक्टेड हैं। फिर वो कहता है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और तुम अकेले जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन उसका अंजाम भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मैं केट को समझाती है अगर तुम्हें बचना है तो सच्चाई का सामना करना तो पड़ेगा। ली मे को ये कहने के लिए थैंक यू बोलता है। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। बिल ली को रेडियो करके बताता है कि यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। ली कीको के बारे में पूछता है लेकिन बिल अपने आगे के प्लान के बारे में बात करने लगता है और बोलता है मैं अपने जाल में उस मछली को फंसा लूंगा। ली पूछता है कौन सी मछली की बात हो रही है। बिल जवाब देता है बड़ी वाली। दूसरी तरफ जनरल अपने घर पर होता है। तभी ली उससे मिलने आता है और देखता है कि वहाँ छोटी सी पार्टी चल रही थी। ली जनरल से रिक्वेस्ट करता है मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है, लेकिन जनरल उससे बोलता है कि मैंने यहाँ तुम्हारे लिए काफी कुछ सोच के रखा है, तुम्हें बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तभी तुम करियर में आगे बढ़ पाओगे। इसे सिर्फ नौकरी की तरह देखना बंद करो। फिर वो बोलता है अब तुम्हें चुनना होगा, तुम जो चुनोगे उसी हिसाब से मैं भी चुनूंगा। अगर तुम सही चुनोगे तो मैं भी सही चुनूंगा और अगर तुम गलत चुनोगे तो मैं भी गलत चुनूंगा। इसलिए सोच समझ कर फैसला लो कि तुम्हें आगे करना क्या है। अब प्रेजेंट में ली, केट, केंटारो, मे और डूवॉल सब एक लोकेशन पर पहुंचते हैं रीडिंग्स को फॉलो करते हुए, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तभी केंटारो की नजर किसी पर पड़ती है। केट और बाकी लोगों को यकीन नहीं होता क्योंकि सामने उनके डैड हिरोशी खड़े होते हैं। हिरोशी फिलहाल अपने सिमुलेटर की मदद से टाइटन्स को ढूंढ रहा होता है। केंटारो अपने डैड को आवाज देता है लेकिन हिरोशी उन्हें पीछे रहने को बोलता है। उधर फ्लैशबैक में उसी मशीन यानी सिमुलेटर की मदद से टाइटन को सिग्नल भेजा जा रहा था, लेकिन काफी समय से रीडिंग्स फ्लैट आ रही थी। सुजुकी बिल से बोलता है थोड़ा सब्र रखो क्योंकि मछली पकड़ना आसान नहीं होता। सुजुकी दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों ने टाइटन्स को पास से देखा है। कीको बोलती है हाँ देखा है, वो बहुत डरावना होता है। इतने में वहां ली पहुंच जाता है। पता चलता है वो बजट मीटिंग में नहीं गया। बिल उसे डॉक्टर सुजुकी से मिलवाता है और सुजुकी एक्साइटेड होकर उसे अपने सिमुलेटर के बारे में बताने लगता है। बिल सुजुकी को वहां से ले जाता है ताकि ली और कीको अकेले में बात कर सकें। कीको ली से नाराज होती है क्योंकि उसे मीटिंग में होना चाहिए था। अब प्रेजेंट में हिरोशी सबको वापस जाने के लिए बोलता है। फिर वो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठता है
ली सबको बोलता है हमें भी यहाँ से निकलना होगा। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। मोनार्क भी वहां पहुंच चुकी थी क्योंकि उन्हें भी देखना था कि हिरोशी कहाँ जा रहा है। फ्लैशबैक में ली कीको को समझाता है कि मेरा यहाँ रहना जरूरी है तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम नहीं होगी तो मोनार्क भी नहीं होगा। कीको बोलती है सच बोलो, तुम्हारे यहाँ आने की वजह कुछ और है। वो उसे समझाती है तुम्हें पता है ना कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, बस कुछ दिन और हम में से कोई एक मोनार्क के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए सोचेगा। ली पूछता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कीको बोलती है मुझे हम दोनों पर भरोसा नहीं है। अगर हम अपनी इच्छाओं के ऊपर दुनिया के बारे में नहीं सोच सकते तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ली बोलता है मुझे परवाह नहीं। फिर दोनों किस करते हैं। कीको उसे समझाती है कि फिलहाल उनके लिए क्या जरूरी है। तभी वो नोटिस करती है कि सिमुलेटर रुक गया है। अचानक वो मशीन उनकी तरफ उछल कर आती है और गॉडजिला वहां पहुंच चुका होता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और खुश भी हैं क्योंकि उन्हें पहले लगा था कि गॉडजिला मर गया था, लेकिन वो जिंदा है। दूसरी तरफ डेजर्ट में जमीन फटने लगती है और बड़ा सा पत्थर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर जिंदा होने लगता है। सब अपनी जान बचाकर भागते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब गॉडजिला के गरजने की आवाज आती है। धूल हटने के बाद केट अपने सामने विशाल गॉडजिला को देखती है। गॉडजिला खड़ा होता है जिससे मोनार्क का हेलीकॉप्टर टकरा जाता है और वो क्रैश हो जाता है। गॉडजिला जोर से दहाड़ता है और फिर वहां से चला जाता है। केट को यकीन नहीं होता कि गॉडजिला ने उसे देखा। फ्लैशबैक में ली दोनों को गॉडजिला के बारे में समझाता है। वो कहता है कि उन्हें जनरल को बताना पड़ेगा, देश का सबसे शक्तिशाली हथियार भी उसे नहीं मार सका और ये बात उन्हें रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी। लेकिन कीको मना कर देती है। वो कहती है कि अगर उन्हें यह पता चल गया तो वो और भी बड़ा हथियार बनाकर गॉडजिला को मारने की कोशिश करेंगे और अगर वो गॉडजिला को नहीं ढूंढ पाए तो किसी और टाइटन को ढूंढकर मार डालेंगे। ली उसे पूछता है तो फिर मुझे कुछ तो बताओ जो मैं जनरल को बोल सकूं ताकि हम तीनों इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। इसके बाद तीनों एक कमरे में आते हैं जहां उन्हें लेफ्टिनेंट हैच मिलता है। वो बताता है कि अब मोनार्क उनके अंडर है क्योंकि ली यहाँ का काम छोड़कर वापस जापान चला गया था, इसलिए अब प्रोजेक्ट मोनार्क अब हैच लीड करेगा। ये सुनकर तीनों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब उन्हें हर दिन लेफ्टिनेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। प्रेजेंट में ली सबको बताता है कि गॉडजिला कहाँ जा रहा है। ये पता लगाने के लिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। केट बोलती है लेकिन इससे हमें क्या होगा, हम उसे रोक तो नहीं सकते। ली जवाब देता है लेकिन मैं गॉडजिला की मदद करना चाहता हूँ। मैं हैरान होकर पूछती है आप पागल हो गए हो क्या? ली बोलता है अगर तुम मेरे साथ आओगे तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। केट सिर्फ अपने डैड को ढूंढना चाहती है इसलिए वो मना कर देती है। मैं भी आने से मना कर देती है और केंटारो भी जाने से इनकार कर देता है। ली उन्हें हिंट देता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गाँव है, अभी निकलोगे तो पहुंच जाओगे। इतना कहकर वो और डूवॉल वहां से चले जाते हैं। अब केट, मे और केंटारो फिर से रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं। केट और केंटारो सोच रहे होते हैं कि डैड उनसे मिले क्यों नहीं और क्या वो गॉडजिला को अपनी तरफ बुला रहे थे, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो जिंदा है, इसलिए हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। मे रुक जाती और बोलती है मैं अब और ये सब नहीं कर सकती, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम लोगों को धोखा दिया। फिर वो बताती है कि कुछ साल पहले कुछ लोगों से मेरा पंगा हो गया था, इसलिए मुझे भागना पड़ा। मैं भागकर जापान आ गई और वहां जाकर मैंने अपना नाम बदल लिया और एक झूठी जिंदगी जीने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मोनार्क ने हमें पकड़ा तो उन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई। उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें सब कुछ बता दूं कि हम सब कहाँ हैं तो मैं अपने घर अपनी फैमिली के पास वापस जा सकती हूँ, इसलिए मेरी वजह से मोनार्क यहाँ तक पहुँच गई। ये सुनकर केट गुस्सा हो जाती है। मैं माफी मांगने लगती है लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होता। गॉडजिला की वजह से मोनार्क का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसमें कि टिम भी था, मगर उसे होश आ जाता है पर उसके सारे साथी मारे गए। दूसरी तरफ केट, केंटारो और मे एयरपोर्ट पहुंच चुके होते हैं। भाई बहन अपने डैड के बारे में बात कर रहे होते हैं, आखिर वो उनसे बिना कुछ कहे क्यों चले गए और क्या अब वो भी मोनार्क के लिए काम करते हैं? शायद वो गॉडजिला से बचने के लिए भागे हों। केंटारो के बातों से पता चलता है कि मे की मदद से उन्हें घर जाने के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट्स मिली हैं, लेकिन फिर भी वो सोचने लगते हैं कि आखिर मे है कहाँ। दोनों मे को ढूंढने निकलते हैं। मे वॉशरूम में होती है लेकिन तभी कुछ लोग उसे लेने के लिए आ जाते हैं। बाद में केट मे को ढूंढने के लिए वॉशरूम आती है लेकिन वहां वो नहीं मिलती, मगर उसे वहां मे का पासपोर्ट और फोन मिलता है और वो घबरा कर बाहर आती है। उधर मे एक प्लेन में होती है और यहीं से कहानी 3 साल पहले सिएटल चली जाती है, जहां हम मे को ब्रेंडा नाम के औरत के साथ एक लग्जरी रेस्टोरेंट में देखते हैं। मे अपने काम के बारे में बताती है कि वो सारा दिन कोडिंग करती है और उसे कुछ और करने का समय ही नहीं मिलता। ब्रेंडा मे से कहती है कि अगर हम साथ काम करें तो हम दुनिया बदल सकते हैं, मैं तुम्हें समझती हूँ।
और इस काम में बहुत पैसा भी है। अब प्रेजेंट में केट मे को ढूंढने के लिए बेचैन होती है। तभी वहाँ घायल टिम पहुँच जाता है। केट गुस्से में उसे पूछती है, तुमने मे के साथ क्या किया? टिम बोलता है, मुझे परेशान मत करो, वैसे भी आज बहुत कुछ हो गया, और वो पानी पीने लगता है। केट पूछती है, तुम हमारे पीछे क्यों आए? टिम जवाब देता है, मैं तो बस पानी पीने आया था, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें घर जाने के लिए बोला था। केट बताती है, हम ली के पीछे आए थे। फिर केट मे और डुवॉल के बीच हुई डील के बारे में पूछती है। टिम कुछ नहीं बताता और आगे बोलता है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने मोनार्क को बहुत खास बनाया था। उन्हें पता था कि ये दुनिया हमारी सोच से कई ज्यादा बड़ी है और इसमें हमारा अस्तित्व कितना छोटा है, और तुम्हारे डैड ने मुझे उस दुनिया से परिचित करवाया था। केट और केंटारो बताते हैं कि उनके डैड हिरोशी उस डेजर्ट में थे और उन्होंने एक मशीन बनाई थी। केट सोचने लगती है, क्या वो गॉडजिला को वहां जगाने के लिए आए थे? टिम बोलता है, नहीं, उन्होंने तो पूरी जिंदगी इसे रोकने में लगा दी। केट उसे बोलती है, तुम हमारे लिए मे को ढूंढो, हम तुम्हारे लिए ली को ढूंढेंगे। केंटारो केट को वहां से ले जाता है और बोलता है, तुम इस आदमी से मदद मांगोगी? केट जवाब देती है, हमारे पास और ऑप्शन है क्या? इतनी दूर आने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकती। केंटारो बोलता है, मैं यहाँ अपने डैड को ढूंढने आया था, लेकिन अब मैं पीछे हटना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सच में कोई उम्मीद नहीं दिख रही। उधर टीम नेटली को कॉल करता है और बताता है कि उसकी पूरी टीम खत्म हो गई क्योंकि गॉडजिला आ गया था। नेटली पूछती है, तुम्हें पूरा यकीन है? टिम बोलता है, वो गॉडजिला था, कोई चूहा नहीं। फिर वो बोलता है, मैं वापस नहीं आ सकता, मैं हिरोशी के बच्चों की मदद करना चाहता हूँ और मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए। नेटली मना कर देती है और उसे सस्पेंड कर देती है। टिम गुस्सा हो जाता और बोलता है, मैं बस गॉडजिला को ढूंढना चाहता हूँ और इन दोनों की मदद करना चाहता हूँ ताकि मे मिल जाए, क्योंकि इन्हें लगता है कि मोनार्क ने मे को किडनैप किया है। इसके बाद कहानी जाती है मोनार्क आउटपोस्ट 88 फेयरबैंक्स अलास्का में। बार्न्स एक सुपरवाइजर को आइसोटोपिक सिग्नेचर दिखा रही होती है। जैसे ही बार्न्स वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलती है, इसी बीच वहां डुवॉल और ली अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और उस बेस पर कब्जा कर लेते हैं। ली उन्हें चॉइस देता है कि वो उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बार्न्स जब वॉशरूम से वापस आती है तो ये सब कुछ देख लेती है। वो छुपकर तुरंत मोनार्क को कॉल करके नेटली से बात करने की कोशिश करती है। डुवॉल उसकी आहट सुनकर उसके पीछे जाती है, लेकिन बार्न्स छिप जाती है, इसलिए बच जाती है। इधर केंटारो मे को ढूंढने का मन बना चुका होता है। वो टिम से पूछता है, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? टिम बोलता है, मुझे बस खुद को ही सही साबित करने का एक मौका चाहिए। फिर वो हिरोशी के बारे में बताता है कि वो बहुत शांत रहते थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि उनके बच्चे हैं, लेकिन वो काफी स्मार्ट थे। उनके दिमाग में जो भी आता था वो उसे पेंसिल से लिखते रहते थे। टिम ये भी बताता है कि जब वो सब कस्टडी में थे तब उसने सबका बैकग्राउंड चेक करवाया था, तभी उसे पता चला कि मे का पासपोर्ट फेक है, उसका असली नाम कुछ और है। मे का असली नाम है कोरा। अब कहानी जाती है 30 महीने पहले। मे यानी कोरा ब्रेंडा की कंपनी AET में काम कर रही होती है। वो उससे पूछती है, आखिर मुझे यहाँ जॉब क्यों मिली? तुमने तो कहा था कि हम दोनों मिलकर कुछ बहुत बड़ा करेंगे। मे कहती है कि वो अपने कोड्स बनाकर किसी और कंपनी जैसे साइबरनेटिक न्यूरो इंटरफेस यूनिट को देना नहीं चाहती। मे बोलती है, मैं वहाँ काम करना चाहती हूँ। ब्रेंडा जवाब देती है, वो तुम्हारी औकात से बाहर है। फिर वो समझाती है, तुम यहाँ जो भी कोड्स बनाती हो उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, वो इस कंपनी की प्रॉपर्टी है। तुम बड़ी पोजीशन तक पहुँच सकती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी मेहनत नहीं करोगी। मे समझ जाती है कि कुछ बड़ा करने के नाम पर वो यहाँ फंस चुकी है। अब प्रेजेंट में बार्न्स नेटली को कॉल करके बताती है कि आउटपोस्ट 88 पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। नेटली समझ जाती है कि ये ली है, लेकिन वो हैरान भी होती है कि आउटपोस्ट 88 तो काफी समय से ऑफलाइन था, फिर ली ने इसे ही क्यों चुना? ली को वहां पर एक्सप्लोसिव्स मिलते हैं। वो डुवॉल से बोलता है, जो भी है हम सब साथ लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ केट, केंटारो और टिम टकोमा पहुंच जाते हैं जहां मे यानी कोरा रहती है। टिम उन्हें समझाता है, फैमिली वालों को मे की असलियत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तीनों घर के अंदर जाते हैं और मे की फैमिली से मिलते हैं। लायरा उनसे पूछती है, आप लोग कोरा को कैसे जानते हो? केट कहती है, वो कुछ दिन हमारे साथ जापान में थी, हम लोग बस काम के सिलसिले में मिले थे। केंटारो वहाँ एक फैमिली फोटो देख रहा होता है। लायरा जिस तरह बात कर रही होती है उसे लगता है कि उसे तो किसी पर भरोसा भी नहीं है। वो हैरान होती है कि एक लड़की को ढूंढने के लिए ये लोग दूसरे देश तक आ गए। केट बात संभालते हुए बोलती है, हम सब एक मांगा कंपनी में काम करते हैं, उसी सिलसिले में आए हैं। लायरा पूछती है, तो मेरी बहन को किस तरह का मांगा पसंद है? बातों बातों में पता चलता है कि मैं 2 साल पहले अपने घर आई थी, उसके बाद से वो गायब है। वहां से निकलने के बाद केट सोचती है कि हमें फैमिली वालों को सच बता देना चाहिए कि कोरा के साथ क्या हुआ। तुमने उसकी माँ का चेहरा देखा, वो बहुत उदास थी। टिम बोलता है, तुमने उसकी बहन का चेहरा देखा, उसे जरूर कुछ पता है और वो छुपा रही है। तभी लायरा घर से बाहर निकलती है कहीं जाने के लिए और ये तीनों उसका पीछा करने लगते हैं।
फॉलो करते करते वो तीनों एक बिल्डिंग के पार्किंग लॉट तक पहुंच जाते हैं। लायरा उन्हें पकड़ लेती है और गुस्से में पूछती है, आखिर तुम तीनों हो कौन? और ये मांगा वाली बकवास मत करना। वो पूछती है, क्या तुम लोग किसी कंपनी से आए हो? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? केट बोलती है, तुम्हारी दीदी हमारी दोस्त है और ये सच है कि हम जापान में मिले थे। केंटारो मे की पसंद नापसंद के बारे में बताने लगता है। ये सुनकर लायरा थोड़ी शांत हो जाती है। टिम पूछता है, आखिर तुम्हारी बहन को किससे प्रॉब्लम है? उसके पीछे कौन पड़ा है? लायरा बताती है, AET यानी अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी, वही कंपनी जहाँ वो काम करती थी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस वक्त पूरा परिवार खुश था, लेकिन कोरा थोड़ी परेशान थी। उसे कंपनी से मैसेजेस आ रहे थे, सिस्टम खराब हो रहा है, हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर कोई लिखता है, हमें पता है ये तुम थी। ये देखकर कोरा घबरा जाती है। बाद में लायरा देखती है कि कोरा अपने कपड़े पैक कर रही थी। वो लायरा से बोलती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए और तुम्हारा पासपोर्ट, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे गायब होना होगा। अब प्रेजेंट में लायरा बताती है कि कुछ दिन पहले ही उसका फोन आया था, वो वापस आ सकती है। केट बोलती है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। लायरा बोलती है, अगर वो मिल जाए तो उसे बता देना कि जो भी हुआ हमें उसे फर्क नहीं पड़ता, बस वो घर वापस आ जाए। इसके बाद तीनों वहां से चले जाते हैं। उधर कोरा को ब्रेंडा के सामने लाया जाता है। ब्रेंडा बोलती है, तुम्हें मौका दिया गया था कुछ बड़ा करने का। कोरा ताना मारते हुए बोलती है, हाँ वो तो मैंने देख ही लिया। ब्रेंडा गुस्से में बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे काम में रुकावट डालो। फ्लैशबैक में कोरा कंपनी के मेन फ्रेम का एक्सेस पाकर साइबरनेटिक कंपनी को हैक करने की कोशिश करती है। फिर वो बिल्डिंग के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाती है, जहां वो मॉनिटर्स पर देखती है कि कंपनी जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। अब प्रेजेंट में ब्रेंडा बोलती है, जो तुमने देखा वो हमारा फ्यूचर बदल सकता था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसमें करोड़ों डॉलर डूब गए। इधर टीम केट और केंटारो को लेकर एक बिल्डिंग के सामने आता है। उसे पता चला था कि मे को यहाँ 3 घंटे पहले देखा गया। असल में वो लोग AET कंपनी तक पहुंच चुके थे। टीम किसी को कॉल करता है और थोड़ी ही देर में पूरे शहर में सायरन बजने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। ये टाइटन के आने की वार्निंग होती है, इसीलिए सबको शेल्टर में जाने को कहा जाता है। ब्रेंडा भी मैसेज देखती है और बोलती है, लगता है टाइटन आने वाला है। कोरा घबरा कर जाने लगती है, लेकिन ब्रेंडा उसे रोक कर पूछती है, तुम मॉन्स्टर के बारे में कितना जानती हो? तुम तो उसी डेजर्ट में मिली थी जहां मोनार्क के हिसाब से टाइटन देखा गया। कोरा पूछती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? ब्रेंडा जवाब देती है, हमारी कंपनी ने पैरालाइज्ड लोगों को चलने में मदद की है, इसलिए हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि गॉडजिला जैसी इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से कैसे चलती है, और यही काम साइबरनेटिक कंपनी कर रही है जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। केट बोलती है, ठीक है, लेकिन अभी हम जा सकते हैं क्या? ब्रेंडा बोलती है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर ये वार्निंग सच होती तो हमें पहले ही पता चल जाता। लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने आ गए हैं। फिर वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इनके साथ जाओ और टाइटन के बारे में जो भी पता चले हमें बताओ। ब्रेंडा तीनों का स्वागत करती है और कोरा को उनके साथ छोड़कर चली जाती है। केट मे को गले लगाती है और अपने साथ चलने को बोलती है। मे बोलती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहानी 2 साल पहले टोक्यो चली जाती है, जहाँ मे अपनी बहन से बात कर रही होती है और उसी के बाद वो केंटारो से पहली बार मिली थी। अब मे सच बताती है, मेरा नाम कोरा है और मैंने उस कंपनी में कुछ ऐसा किया जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, इसीलिए मैं वहां से भागी और तुम लोगों से मैंने झूठ बोला। तुम जब अपने डैड की फाइल्स लेकर आई थी तो उसमें मुझे अपना फायदा दिखा। मैं तुम दोनों की मदद नहीं कर रही थी, मैं तो अपनी जान बचा रही थी, लेकिन अब मैं ये सब नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ। तीनों वहां से निकलते हैं, लेकिन बाहर आते ही उन्हें एक गाड़ी में बैठा लिया जाता है। असल में मोनार्क ने उन्हें पकड़ लिया था। नैटली गुस्से में होती है क्योंकि टिम ने मोनार्क का गलत इस्तेमाल करके टाइटन अलर्ट एक्टिवेट कर दिया था। केट कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन नैटली उसे रोककर बोलती है, तुम अपने घर वापस जाओ और हमारे काम में दखल मत दो। केट उसे समझाती है, तुम्हारी मदद के बिना हमने अपने डैड को ढूंढ लिया और गॉडजिला को भी देखा। हम तुम्हें ली के पास ले जाएंगे, बदले में तुम मे की मदद करो और उसे हमारे पास लेकर आओ। कोरा ब्रेंडा से मिलने आती है और बोलती है कि जिस दिन मैंने लैब में कदम रखा उसी दिन मैंने गलत फैसला ले लिया था। अब मैं अपनी गलती की सजा खुद भुगतूंगी। तभी मोनार्क की नैटली का फोन आता है और होता यह है कि कोरा की फैमिली उसे अपने सामने देखकर खुशी से पागल हो जाती है। इसका मतलब था कि नैटली ने केट की डील मान ली थी। टिम पूछता है, उस टाइटन वार्निंग का क्या होगा? नैटली बोलती है, वो हमारी PR टीम संभाल लेगी, लेकिन टिम बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इसे संभालो और दुनिया के सामने मोनार्क को लेकर आओ। अब कोरा केट और केंटारो की मदद करना चाहती है क्योंकि मोनार्क ने मामला संभाल लिया और वो अब अपने परिवार से कभी भी कांटेक्ट कर सकती है। केट कोरा को गले लगाती है, लेकिन वो बोलती है, मुझे मे ही बुलाओ। फिर नैटली लाइव जाती है और दुनिया के सामने मोनार्क के बारे में बताती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़े टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करती है, जैसे गॉडजिला। उनका मिशन है दुनिया को प्रोटेक्ट करना।
वो सियाटल में हुए फॉल्स अलार्म के बारे में भी बताती है और लोगों से माफ़ी मांगती है। आगे वो कहती है, मुझे पता है कि गॉडजिला के हमले के बाद दुनिया बदल चुकी है, कभी भी कहीं भी हमला हो सकता है और हम अपनों को खो सकते हैं। डर तो मुझे भी लगता है क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन अब यही हमारी दुनिया है और मॉन्स्टर इस दुनिया का एक डरावना सच है जिनसे हमें लड़ना सीखना होगा और हम ये कर सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रेंडा अपने सीनियर सिमन से बात कर रही होती है और दोनों अपने आगे के प्लान पर चर्चा कर रहे होते हैं। उधर अलास्का में जहाँ वो बड़ा सा होल दिखा था, ली और उसका पूरा टीम वहीं पहुंचती है। वो उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने के लिए उस बड़े गड्ढे के पास धमाका करते हैं। जैसे ही ब्लास्ट होता है वो बर्फीला मॉन्स्टर बाहर निकलता है और ली की टीम उस पर हमला कर देती है। इतने में वहां पर एक बड़ा सा बवंडर उठता है। मौका मिलते ही ली अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। कुछ समय के बाद ली पीछे मुड़कर देखता है तो वो जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है और ये देखकर वो काफी खुश होता है। फ्लैशबैक में हम वो टाइम देखते हैं जब बिल और कीको शादी कर चुके थे। दोनों अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उनका बच्चा उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट। ये सब याद करके ली उदास बैठा होता है। डुवॉल उससे पूछती है क्या वो पीछे हटने के बारे में सोच रहा है। ली साफ बोल देता है बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह तैयार है। असल में बर्फ वाले मॉन्स्टर को मारने के बाद वो लोग दूसरे टाइटन को मारने के लिए कजाकिस्तान पहुंच चुके होते हैं। साल 1955 में कीको, बिल और ली अपनी सारी रिपोर्ट हैच को दिखाते हैं। हैच ये सब देखकर काफी इंप्रेस होता है। कीको बताती है कि उनके गामा रे सिमुलेटर की वजह से अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन तभी हैच अपना असली रंग दिखाता है। वो कहता है कि तुम पर इतना पैसा खर्च हो रहा है और तुम बस जंगलों के फोटोज और अधूरे मॉन्स्टर के सबूत लेकर आ रहे हो। कीको जवाब देती है कि वो पूरी दुनिया की रक्षा कर रहे हैं। ली बोलता है, आपको क्या लगता है गॉडजिला देश देखकर हमला करेगा? हैच कहता है उसे नहीं लगता कि गॉडजिला फिर से आएगा, और अगर आया भी तो वो लोग संभाल लेंगे। वो ये भी बोलता है कि 2 साल से तुमने किसी टाइटन का पक्का सबूत नहीं दिया। आखिर ये सारे मॉन्स्टर्स है कहाँ? तुम लोगों को पता है तुम पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? फिर वो कीको के जापानी होने पर सवाल उठाता है और सोचता है कि उसे यहाँ रहने की इजाजत कैसे मिली, और वो उसके अतीत के बारे में भी उल्टे फुल्टे बोलने लगता है। ये सुनकर ली और बिल दोनों गुस्से में आ जाते हैं। प्रेजेंट में टिम, केट, केंटारो और मे को मोनार्क ऑफिस लेकर आता है जो अभी छोटा सा होता है, लेकिन फिर वो सब एक बड़े हॉल में आते हैं जो असल में कंट्रोल रूम था। वहाँ टिम उन्हें गामा रे की रीडिंग्स दिखाता है। ये वही पैटर्न है जो गॉडजिला के हमले से पहले देखा गया था। ऐसा लगता है कि हिरोशी गॉडजिला के पीछे है। नैटली बताती है कि ली ने अलास्का में धमाका किया था, उसी जगह जहां से उन्होंने सबको बचाया था। वहां से निकलने वाली गामा रेस पहले तो खत्म हो गई, लेकिन फिर अचानक दूसरी जगह से कई गुना ज्यादा निकलने लगी। ये रीडिंग गॉडजिला वाले जी डे से बस थोड़ी कम है। अब उन्हें ये पता लगाना है कि ली करना क्या चाहता है। अगर उसने एक और बड़ा धमाका किया तो गामा रेस बहुत बढ़ सकती है, मतलब एक और जी डे हो सकता है। ये सुनकर केट डर जाती और पूछती है क्या वो मदद कर सकते हैं। नैटली कहती है अभी तुम लोग ये सोचो कि मैप के हिसाब से ली अगला कदम कहाँ उठाएगा। उधर ली और डुवॉल एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा सा सिमुलेटर रखा होता है। डुवॉल पूछती है अंदर हमें क्या मिलेगा। ली कीको की मौत को याद करता है और बोलता है ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फिर फ्लैशबैक में तीनों काफी परेशान दिखते हैं। कीको ली से बोलता है क्या हम जनरल से मदद नहीं ले सकते? ली बोलता है अगर मदद लेनी है तो हमें उन्हें मॉन्स्टर के बारे में बताना पड़ेगा। कीको बोलती है अगर हमने गॉडजिला के बारे में बता दिया तो वो और बड़ा बम बनाएंगे। ली बोलता है वो तो वैसे भी बनने ही वाला है। फिर ली नक्शा देखता है और बोलता है तुम दोनों मिलकर एक मैप बनाओ। अगर डिफेंस को जानना है कि टाइटन्स कहाँ है तो हमें ये मैप चाहिए। तुमने अब तक जो कुछ भी देखा है सब लिखो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। बजट मीटिंग से पहले अपनी जिंदगी भर की मेहनत को इकट्ठा करके कुछ बड़ा बनाकर दिखाओ। प्रेजेंट में टिम उसी ऑफिस में काम करता है। उसी कमरे में केंटारो एक कागज देखता है और बोलता है 7 जुलाई 2008 वो मेरा 18वां जन्मदिन था और उस दिन मेरे डैड टाइटन एनोमली सेंसिंग सिस्टम बनाने में बिजी थे। टीम उन्हें समझाता है मुझे पता है हिरोशी अच्छे डैड नहीं थे, लेकिन ये सब सोचने का वक्त अभी नहीं है। केट को वहाँ पर एक आर्टिकल मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि कीको की मौत हो चुकी थी। केंटारो सोचता है मतलब मोनार्क ने हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दोनों को छीन लिया। मैं पूछती है वैसे उनकी मौत हुई कहाँ थी? टिम बोलता है कजाकिस्तान। ये सुनते ही सब समझ जाते हैं कि ली कजाकिस्तान में ही है। केट को पूरा यकीन होता है क्योंकि ली जिस तरह कीको के बारे में बात कर रहा था उसे लग रहा था जैसे वो ही उनके ग्रैंडफादर हों। नैटली बोलती है लेकिन उस बॉर्डर के अंदर मोनार्क ऑपरेट नहीं कर सकता, बस एक छोटी सी टीम जा सकती है। केट जाना चाहती है लेकिन नैटली मना कर देती है, कहती है सिर्फ एक्सपर्ट्स जाएंगे। मे ताना मारते हुए बोलती है पहले भी तो वही गए थे, ऐसा क्या कर लिया उन्होंने। आखिर में टीम मान जाता है और उन तीनों के साथ जाने के लिए तैयार हो
जाता है। अब उन चारों की टीम बन गई थी। फ्लैशबैक में कीको अपने ऑफिस को लाइट से सजा देती है और बिल और कीको अपनी रिपोर्ट पर काम कर रहे होते हैं। बिल भी अब कीको को पसंद करने लगा था। कीको उसे थैंक यू कहती है ऊपर उसकी तरफदारी करने के लिए। कीको बोलती है कि उसके अतीत में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बारे में उसने कभी किसी को बताया नहीं। बिल तुरंत बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब मैं तुमसे पहली बार मिला उस जहाज के खंडर में तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तभी समझ गया था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद दोनों मिलकर मैप पर काम करने लगते हैं। वो इसे बहुत आसान तरीके से बनाते हैं ताकि कोई भी इसे समझ सके। ली बाहर से उनकी बातें सुन रहा होता है। प्रेजेंट में कजाकिस्तान पहुंचकर केट और उसकी टीम को बॉडी आर्मर पहनने के लिए कहा जाता है। केट ये देखकर मना कर देती है। वो कहती है अगर ली हमें ऐसे देखेंगे तो वो हमें अपना दुश्मन समझेगा, हमें शांति से जाकर उनसे बात करनी चाहिए। एक लड़की पूछती है तुम्हें क्यों लगता है कि वो हमसे बात करेगा? केंटारो बोलता है क्योंकि वो हमें परिवार मानता है, वो चाहता है कि हम मोनार्क चलाएं, वो हम पर गोली नहीं चलाएगा। आखिर में सब सही लोकेशन पर पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें पहले से एक गाड़ी खड़ी दिखती है। एक टूटी हुई दीवार के अंदर वो लोग जाते हैं। टिम बोलता है यहाँ जो हादसा हुआ था उसके बाद यह जगह रहने लायक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ रेडिएशन कम है। कोई तो है जो रेडिएशन खींच रहा है। अंदर जाने पर उन्हें छोटे छोटे मॉन्स्टर्स की खाल मिलती है। फिर वो सब उस जगह पहुंचते हैं जहाँ कीको की जान गई थी। केट समझ जाती है कि ली यहीं कहीं है। आखिर में वो सब उस जगह पहुंचते हैं जहां फ्लैशबैक में म्यूटोस के अंडे मिले थे। अब वहां पर एक बड़ा गड्ढा बन चुका है जो एक तरह का एंट्री पॉइंट है। दूसरी लड़की सोल्जर टिम को दिखाती है कि चारों तरफ बॉम्ब लगे हुए हैं जो शायद पूरी जगह को तबाह करने के लिए हैं। जैसे ही वो बॉम्ब को डिटोनेट करने वाले होते हैं डुवॉल अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। डुवॉल की टीम बड़ी होती है इसीलिए टिम अपने लोगों से बंदूक नीचे करने को बोलता है। केट पूछती है ली कहाँ है? तभी ली वहां आता है और बात करने के लिए तैयार होता है, लेकिन सिर्फ केट से। फ्लैशबैक में बिल मैप के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो एक चींटी को देखता है जो एक छोटे से छेद के अंदर घुस जाती है। उसे देखकर जैसे उसका दिमाग खुल गया हो। वो तुरंत कीको से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और बताता है कि उसे लगता है टाइटन्स जमीन के अंदर रहते हैं, इसलिए आज तक किसी ने उन्हें नहीं देखा। वो ये भी कहता है कि जमीन के अंदर रहना आसान नहीं है, ऐसा लगता है वहाँ एक अलग ही दुनिया है। बिल कीको का हाथ पकड़कर समझाता है ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हमारी दुनिया और उनकी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। कीको बोलती है बात अजीब तो है लेकिन ये मुमकिन हो भी सकता है। तभी कीको का बच्चा आवाज करता है। बिल ये सुनकर हैरान रह जाता है। कीको उसे अपने बेटे हिरोशी से मिलाती है। बिल उसके बेटे को देखकर थोड़ा हैरान था। तब कीको अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि जंग के बाद वो अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए वो अमेरिका आ गई अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने। लेकिन अपने बेटे को साथ लाना उसके लिए काफी मुश्किल था। मोनार्क में काफी समय काम करने के बाद उसने पैसे जमा किए और फिर अपने बेटे को यहाँ लाया। बिल पूछता है मतलब हैच को ये सब पहले से पता था? कीको कहती है नहीं, वो बाकियों को बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। और वैसे भी तुमने देखा है लोग मुझे किस नजर से देखते हैं। मैं एक औरत हूँ, जापानी हूँ, थोड़ी सी इज्जत कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। बिल उसे दिलासा देता है हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रेजेंट में केट ली से पूछती है आप सिर्फ मुझसे अकेले ही क्यों बात करना चाहते हैं? ली बोलता है क्योंकि गॉडजिला ने सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखा, वो कोई बेवकूफ खतरनाक जानवर नहीं है, उसे पता है वो क्या कर रहा है। ली आगे कहता है नीचे एक और दुनिया है और वो हमारी दुनिया नहीं है, मुझे पता है क्योंकि मैं वहां जा चुका हूँ, मुझ पर भरोसा करो। केट हैरान होकर बोलती है मैं भरोसा करना चाहती हूँ, आपने अंदर क्या देखा? ली जवाब देता है वो चीजें हमारी समझ से परे है। अब मुझे समझ आया कि कीको क्यों कह रही थी कि गॉडजिला नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस अपने जैसे मॉन्स्टर्स को अपनी दुनिया में रखना चाहता है और हमें अपनी दुनिया में। ली बोलता है मैं बस उस दुनिया को सील कर रहा हूँ, हर एक पोर्टल को। केट कहती है लेकिन अगर इससे प्रॉब्लम बढ़ गई तो? हमने गामा रे की रीडिंग्स देखी जो जी डे जितनी खतरनाक है। ली बोलता है मोनार्क हमेशा से यही करता आया है, वो सिर्फ अपनी ही रीडिंग्स को सही मानता है, लेकिन ये सिर्फ डेटा की बात नहीं है, ये विश्वास की बात है और थोड़ी बहुत प्रायश्चित की भी। फ्लैशबैक में ली जनरल को समझाने जाता है लेकिन जनरल बोलता है लेफ्टिनेंट हैच की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे प्रोजेक्ट मोनार्क को फंड किया जाए। तुम्हें मौका दिया गया था लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। ली बोलता है मैं जानता हूँ लेकिन बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। इसमें प्रोजेक्ट मोनार्क की जुड़ी हर डिटेल है, इसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि लेफ्टिनेंट हैच ने जानबूझकर अपनी रिपोर्ट से जरूरी जानकारी हटा दी थी ताकि वो पैसे बचाकर अपने मिशन में लगा सके। ली साफ कह देता है हम गॉडजिला को मार नहीं पाए। जनरल हैरान होकर पूछता है क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो? ली बोलता है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, इस फाइल में सब कुछ है और ये फाइल लेफ्टिनेंट हैच ने नहीं बल्कि बिल और कीको ने बनाई है। ली आगे कहता है
मैं चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी उन दोनों को दी जाए, बाकियों को नहीं। इसके लिए जनरल मान जाता है। प्रेजेंट में टिम डुवॉल को समझाने की कोशिश करता है, ली की मदद मत करो, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। डुवॉल जवाब देती है, ली को एकदम पता है वो क्या कर रहा है, कम से कम वो हाथ पर हाथ धरकर बैठा तो नहीं है। किसी को नहीं पता अगला शहर कौन सा होगा, किसका परिवार मरेगा। ली केट को बताता है कि उसका काम कीको को प्रोटेक्ट करना था। केट बोलती है, मुझे पता है, आपने उन्हें यहीं खोया था। फाइल पढ़कर ऐसा लगा जैसे वो पूरी दुनिया बदल सकती थी, लेकिन अब लगता है आप ये सब उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। ली कहता है, और नहीं तो क्या, मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन कुछ काम तो कर सकता हूँ जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे थे। फिर ली बॉम्ब का टाइमर चालू कर देता है। इसके बाद सब लोग वहां से भागने लगते हैं। जोरदार हलचल के बीच में लड़खड़ा कर उस बड़े से छेद यानी पोर्टल के अंदर गिर जाती है। तभी उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है और केट को खींचने लगता है। ली उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन केट और ली दोनों ही उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। केंटारो अकेला रह जाता है और तभी टाइमर खत्म होता है और बम जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि बिल ली और हिरोशी के साथ होता है। बिल काम पर जाने वाला होता है, इसलिए वो हिरोशी से बोलता है कि तुम अभी अपने नानी के साथ रहो, हम और तुम्हारे अंकल ली काम पर जा रहे हैं। ली भी हिरोशी को समझाता है कि जो हम करते हैं वो टॉप सीक्रेट है और हम लोग काफी खुफिया लोग हैं। हिरोशी पूछता है, क्या आप लोग बहुत दूर जा रहे हो? ली ज्यादा कुछ नहीं बताता, बस उसे अपना पॉकेट नाइफ देता है और बोलता है, मेरे लौटने तक इसे संभाल कर रखना। छोटा हिरोशी खुश हो जाता है। ये साल था 1962 का, मतलब कीको मर चुकी थी। हिरोशी अपनी नानी के साथ चला जाता है। बिल और ली अभी भी कीको को याद करते हैं और उसकी तारीफ करते नहीं थकते। दोनों एक बड़े गड्ढे के पास पहुंचते हैं। बिल बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी एक्सपर्ट्स लोग हैं, लेकिन ली मना कर देता है और बोलता है कि मैं इस मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। इस मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन आवर ग्लास और ये मोनार्क के 20 साल की मेहनत का नतीजा है। ली और उसकी टीम गड्ढे के अंदर जाने की तैयारी करती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग स्पेस में जा रहे हों, क्योंकि ये किसी दूसरी दुनिया में जाने जैसा ही था। जनरल लोगों को इस मिशन के बारे में बता रहे होते हैं। ली बिल को सैल्यूट करता है और फिर अपनी टीम के साथ कैप्सूल में बैठ जाता है। डॉक्टर सुजुकी बाहर से मिशन को संभाल रहे होते हैं और टाइटन के खतरे की चेतावनी देते रहता है। डिवाइस में दिखता है कि आने वाला टाइटन काफी बड़ा था। गड्ढे में उतरना आसान नहीं था, इसलिए जैसे जैसे टाइटन नीचे जाएगा कैप्सूल भी उसके पीछे जाएगा। कैप्सूल को तेजी से नीचे उतारा जाता है। अचानक गाड़ियों में एंटीना स्पार्क करने लगता है, पूरा प्लेटफॉर्म हिलने लगता है और सब घबरा जाते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और बिल गिर जाता है। कैप्सूल के अंदर भी लोग डर जाते हैं। ऊपर की सारी चीजें गड्ढे के तरफ खींचने लगती हैं, जैसे वहां कोई बवंडर बन रहा हो, लेकिन अचानक सब कुछ रुक जाता है। जनरल बिल से पूछता है कि हुआ क्या, लेकिन बिल को भी कुछ समझ नहीं आता। बिल वापस घर आता है जहाँ हिरोशी उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो समझ जाता है कि उसका अंकल ली वापस नहीं आया। प्रेजेंट में केंटारो को हॉस्पिटल में होश आता है। वो धमाके में बुरी तरह घायल हो गया था। मोनार्क उसे एयरलिफ्ट करके टोक्यो ले आया था। नेटली साफ साफ बता देती है कि उस जगह पर सब कुछ खत्म हो गया। ली ने पोर्टल को उड़ा दिया और सब उसी में गायब हो गए। उस समय देखते हैं कि डुवॉल अपने लोगों से टिम को बचा लेती है ताकि वो वहां से निकल सके, लेकिन टिम को लगता है कि केट, मे और ली सब मर चुके हैं। ये सुनकर केंटारो रोने लगता है। वो ली का काम पूरा करना चाहता है, लेकिन नेटली उसे समझाती है कि ली अपना काम करते करते मरा और उसी में तुम्हारी बहन भी मर गई। केंटारो रोते हुए बोलता है, वो मेरी फैमिली है, हम कुछ तो कर सकते हैं। नेटली बोलती है, अगर कुछ करना है तो जिंदा रहो। तभी एमिको वहां पहुंच जाती और अपने बेटे को उस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ एक दूसरी दुनिया में ली को होश आता है। वो केट को ढूंढने लगता है। तभी सामने में बेहोश हालत में मिलती है। अचानक वहां गामा रेस जैसी बिजली गिरने लगती है, लेकिन सही समय पर ली मे को बचाकर वहां से निकाल लेता है। ली उसे समझाता है, जब कोई पोर्टल बंद होता है तो पीछे बिजली जैसा जाल रह जाता है। इससे नजर कमजोर हो जाती है और जमीन भी प्रभावित होती है और करंट जैसा झटका लगता है। ली बोलता है कि उसे ये सब पता है क्योंकि वो यहाँ पहले भी आ चुका है। मे ये सुनकर गुस्सा हो जाती और पूछती है, अभी हम कहाँ हैं? ली बताता है कि हम पोर्टल के अंदर हैं, टाइटन्स की दुनिया में, और केट भी यहीं कहीं है। इसके बाद दोनों केट को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फ्लैशबैक में बिल अकेला काम कर रहा होता है और साफ दिख रहा था कि वो कीको को मिस कर रहा है। तभी उसे जनरल का बुलावा आता है। जनरल बताता है कि मिशन फेल होने की वजह से अब डिफेंस की तरफ से मोनार्क को कोई फंड नहीं मिलेगा। बिल पूछता है कि अगर डिफेंस हमारा प्रोजेक्ट बंद कर रही है तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि प्रोजेक्ट फेल कैसे हुआ? नासा में भी तो ऐसे हादसे होते हैं। जनरल बोलता है कि डिफेंस को थ्योरीज पसंद नहीं है और वो लोग तो स्पेस के बारे में जानते हैं, लेकिन जमीन
के अंदर की दुनिया के बारे में नहीं, जो बस एक कहानी जैसी लगती है। जनरल मिशन फेल होने के लिए खुद को दोषी मानता है और उसे इस बात का भी दुख है कि उसका बेटा जैसा ली अब इस दुनिया में नहीं रहा। बिल कहता है कि वो चुप बैठने वाला नहीं है, वो रुकेगा नहीं। जनरल उसे समझाता है कि तुम्हारा बेटा पहले ही अपनी माँ खो चुका है और अब उसका अंकल भी नहीं रहा, कम से कम उससे उसके बाप को तो मत छीनो। प्रेजेंट में टाइटन्स की दुनिया में ली मे को बता रहा होता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है और यहाँ से वापस भी गया था। फ्लैशबैक में देखते हैं कि ली जिंदा था। जब उसे होश आता है तो कुछ लोग उसके पास आते हैं रेडिएशन रीडिंग लेने के लिए और पूछते हैं कि ये मोनार्क प्रोजेक्ट है क्या। ली ठीक से बोल नहीं पाता लेकिन वो बिल का नाम लेता है। बिल का नाम सुनते ही एक नर्स चौंक जाती है और बाद में ली के लिए कुकीज लेकर आती है, लेकिन अचानक वो नर्स पर हमला कर देता है और बाहर निकल कर चिल्लाने लगता है कि उसे बिल से मिलना है। वो एक कमरे में देखता है कि अमेरिका ने चांद पर जाने के लिए रॉकेट भेजा है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और उसे समझाता है बिल अब नहीं आ सकता क्योंकि वो मर चुका है। तुम 1962 में ऑपरेशन आवर ग्लास में गायब हुए थे और उसको अब 20 साल बीत चुके हैं। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि हिरोशी होता है और उसके पास ली का वही पॉकेट नाइफ था। ली को ये देखकर यकीन नहीं होता कि छोटा सा बच्चा आज इतना बड़ा हो गया। ये समय था 1982 का। बाद में हिरोशी उस नर्स को एक गुलदस्ता देता है और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि वो पेशेंट उसकी जिम्मेदारी था, लेकिन आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे सॉरी कहना था। नर्स कहती है वैसे भी वो अकेला था और अकेलेपन में इंसान गलतियां कर ही देता है। वो गुलदस्ते के लिए धन्यवाद बोलती है और पूछती है क्या तुम मुझसे बात करोगे। हिरोशी बताता है उन्होंने वादा किया था कि वो वापस आएंगे 20 साल पहले, लेकिन मैं इंतजार करता रहा और वो नहीं आए। नर्स मुस्कुराकर कहती है लेकिन देखा जाए तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। प्रेजेंट में केंटारो अपने घर वापस आता है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है और उसकी माँ उसकी मदद करती है, लेकिन केंटारो गुस्से में अपनी माँ पर चिल्ला देता है अब बस भी करो। उसकी माँ फिर भी उसे समझाने लगती है कि तुम जल्दी अपने काम पर वापस चले जाओगे, चिंता मत करो। केंटारो गुस्से में बोलता है कि उसे काम पर नहीं जाना, उसे केट को ढूंढना है। वो खुद को दोषी मान रहा होता है। वो कहता है कि मैं उन्हें बचा सकता था लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसकी माँ उसे समझाती है कि अब ये सोचकर कोई फायदा नहीं, जो हो चुका है वही सच है और तुम्हें उसी के साथ जीना होगा। मोनार्क के हेडक्वार्टर में बार्न्स सबको गामा रेस की रीडिंग दिखाती है। इससे उन्हें पता चलता है कि शायद पोर्टल के अंदर से कोई सिग्नल भेज रहा है। फ्लैशबैक में ली से मिलने के लिए हिरोशी आता है। हिरोशी कहता है कि मोनार्क बस ये जानना चाहती है कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि आप जिस तरह जिंदा बचे हैं और आपकी उम्र भी नहीं बढ़ी, ये सब लॉजिक से बाहर है। ली कुछ याद करने की कोशिश करता है। दिखता है कि वो दूसरी दुनिया में पहुंचा था। वहां जाकर उन्होंने इलाके की जांच की, लेकिन तभी कुछ हुआ और उनका सामना एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से हो गया। इसके बाद उन्होंने एवैक्यूएशन के लिए सिग्नल भेजा, लेकिन हादसे में पूरी टीम मारी गई। ली किसी तरह जंगल के रास्ते भाग कर निकल आया और इस दुनिया में वापस आया। ये सुनकर हिरोशी बोलता है कि जहाँ से आप बाहर आए वो एक पवित्र जगह है। कहा जाता है कि वहाँ जिंदगी और मौत के बीच की एक दीवार है। हमने वहाँ एक दरार भी देखी थी। ली बोलता है कि तुम्हारे डैड बिल्कुल सही थे, टाइटन्स की भी एक अलग दुनिया है और हमारी दुनिया अलग है। लेकिन हिरोशी अपने डैड को पागल मानता है। वो कहता है कि मॉम के जाने के बाद उनके डैड पागल हो गए थे। वो बताता है कि मोनार्क ली को स्टडी करना चाहता है और मोनार्क के रिटायरमेंट होम में वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ली हिरोशी से मदद मांगता है लेकिन हिरोशी मना कर देता है। वो कहता है कि हम दोनों से कुछ नहीं होगा। इंसान की सभ्यता शुरू होने से लेकर चांद तक पहुंचने तक टाइटन्स आराम से सो रहे थे, लेकिन 3 इंसानों ने उन्हें जगा दिया। सच कहूं तो कुछ चीजें सोई हुई ही अच्छी लगती हैं। फिर वो ली का पॉकेट नाइफ वापस कर देता है, लेकिन ली बोलता है कि मोनार्क तुम्हारी विरासत है, तुम्हारी लेगेसी है, तुम्हारा फैमिली बिजनेस है। हिरोशी जवाब देता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को दफनाया है, उनके पागलपन के वजह से उनकी जान गई। ली बोलता है वो दोनों पागल नहीं थे, लेकिन हिरोशी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि उसका मन तो पहले से ही बन चुका था। इसके बाद दिखता है कि ली मोनार्क के दिए हुए रिटायरमेंट होम में रह रहा होता है। वहीं रहते रहते वो बूढ़ा हो जाता है। फिर एक दिन वो टीवी पर सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला के हमले की खबर देखता है और उसके अंदर का डर फिर से जिंदा हो जाता है। ली मे को ये कहानी सुना रहा था और मे सुनकर बोलती है आपको देखकर लगता नहीं है कि आप 90 साल के हो। दोनों केट को पुकारने लगते हैं। उधर केंटारो अपने पापा हिरोशी के ऑफिस आता है। तभी हिरोशी वहां पहुंच जाता है। केंटारो उसे देखकर खुश नहीं होता क्योंकि वो उसे डेजर्ट में अकेला छोड़कर भाग गया था। हिरोशी उल्टा पूछता है कि तुम लोग उस जगह पर कर क्या रहे थे। केंटारो बोलता है हम तो आपको ढूंढने के लिए आए थे, हमें लगा था आप मर चुके हो। केंटारो अपने डैड से बहुत गुस्से में होता है। हिरोशी उसे समझाता है कि तुम्हें केट से नहीं मिलना चाहिए था। केंटारो बोलता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। वो रोते हुए बताता है कि केट मर चुकी है। हिरोशी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता और बार बार पूछता है कह दो ये झूठ है। फिर वो खुद भी फूट फूट कर रोने लगता है।
केंटारो गुस्से में अपने डैड पर चिल्लाता है कि अगर आप हमें छोड़कर नहीं गए होते तो केट आपको ढूंढने यहाँ नहीं आती और ये सब नहीं होता। जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ। लेकिन फिर दिखता है कि केट जिंदा है और वो टाइटन्स की दुनिया में है। जब उसे होश आता है तो उसकी नजर भी थोड़ी धुंधली हो चुकी होती है। उसे एक भयानक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। केट जैसे ही भागने की कोशिश करती है वो जानवर उस पर हमला करने वाला होता है। तभी अचानक कोई उस जानवर पर हमला करके उसे भगा देता है और ये करने वाली कोई और नहीं बल्कि केट की दादी कीको होती है। कीको को अपने सामने देखकर केट को विश्वास नहीं हो रहा था। कीको उसे चलने के लिए बोलती है और ऐसा लग रहा था जैसे कीको तो बिल्कुल भी हैरान नहीं है। केट अंदर से पूरी तरह हिल चुकी होती है। वो सोच रही थी कि मैं जिंदा हूँ और यही बहुत बड़ी बात है। कीको बोलती है हमें चलना होगा। फिर वो केट से पूछती है तुम कौन हो। केट बोलती है मेरा नाम केट है, हम नीचे गिर गए थे, मेरे साथ और भी लोग आए हैं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। कीको पूछती है क्या बिल भी तुम्हारे साथ है। केट घबराकर बोलती है हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कीको शांत तरीके से बोलती है कि फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। उधर टोक्यो में केंटारो अपने पापा हिरोशी से पूछता है कि आप अलास्का में क्या कर रहे थे। हिरोशी कहता है कि मैं वहाँ एक टाइटन को ढूंढ रहा था ताकि मैं एक पोर्टल खोज सकूं और उनके नेटवर्क को समझ सकूं। वो बताता है कि ये बड़े बड़े गड्ढे असल में दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा है। हिरोशी बोलता है वो बस अपने मॉम डैड को सही साबित करना चाहता था क्योंकि इतने सालों तक मोनार्क ने उन्हें पागल समझा। अगर उनकी बात मानी जाती तो ये सब नहीं होता और केट की जान भी नहीं जाती। केंटारो गुस्से में कहता है कि केट की जान हमारी वजह से गई, सच बोलो, आपको तो हमारी परवाह ही नहीं थी। हिरोशी बोलता है कि वो उन्हें बचा रहा था लेकिन शायद उन्हें उनकी जरूरत ही नहीं थी। फिर वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि इंसान जिंदा रहने का कोई रास्ता ढूंढ सके तो मेरे साथ काम करो। आखिर में केंटारो मान जाता है। दूसरी दुनिया में कीको बोलती है मुझे पता था कि मेरा सिग्नल उन तक पहुंच जाएगा और वो मुझे लेने आएंगे। केट पूछती है कैसा सिग्नल। तभी कीको को एहसास होता है कि केट किसी रेस्क्यू टीम से नहीं है, वो मोनार्क से भी नहीं है। वो पूछती है तुम आखिर हो कौन। तभी वहां मे आ जाती है। दोनों लड़कियां गले मिलती हैं लेकिन ली सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो पेड़ के पीछे से ही बात करता है और सामने आने से मना करता है। ली पूछता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ कितने दिन से फंसी हो। केट बोलती है 57 दिन से। ली बताता है कि तुम्हारे गिरने के बाद भी मैं यहाँ आया था और वो मिशन 1962 में हुआ था। लेकिन कीको बोलती है नहीं, ये तो 1959 है ना। ली समझाता है कि वो 1962 में यहाँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए फंसा था लेकिन जब वो बाहर गया तो 20 साल बीत चुके थे और ये 33 साल पहले की बात है। ये सच जानकर कीको पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आता है कि ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन के वजह से टाइम और स्पेस बिगड़ गया था। वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं होता कि अब साल 2015 चल रहा है। कीको अपने सामने बूढ़े ली को देखकर और भी टूट जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन जब कीको को पता चलता है कि बिल बहुत पहले मर चुका है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। फिर उसे अपने बेटे की याद आती है। केट बोलती है वो ठीक है। कीको पूछती है तुम्हें कैसे पता। केट बोलती है क्योंकि मैं आपकी पोती हूँ। ये सुनकर जैसे कीको की पूरी दुनिया ही पलट जाती है। उधर मोनार्क में टीम अपने काम पर लौट आता है। नेटली उसे बताती है कि गामा रेज अब थोड़े नॉर्मल हो गए हैं। टीम डुवॉल के बारे में पूछता है लेकिन नेटली कुछ नहीं बताती। टीम सिग्नल के बारे में पूछता है लेकिन नेटली बोलती है कि अभी उनके सामने इससे भी बड़ा खतरा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। टाइटन्स की संख्या बढ़ रही है जिससे 7 बिलियन लोगों की जान खतरे में है। टीम गुस्से में कहता है कि वहां फंसे 3 लोग इन 7 बिलियन लोगों को बचा सकते हैं लेकिन नेटली उसकी एक नहीं सुनती। टीम कहता है तो ली तुम्हारे बारे में सही था। नेटली गुस्से में बोलती है या तो तुम चुपचाप मेरी मदद करो या फिर मैं तुम्हें टर्मिनेशन लेटर दे देती हूँ। दूसरी दुनिया में ली वहाँ एक सिमुलेटर देखता है जो कीको ने खुद सिग्नल भेजने के लिए बनाया था। कीको पूछती है क्या मोनार्क अभी भी टिका हुआ है। केट कहती है हाँ और डैड उसका हिस्सा है। कीको हिरोशी के बारे में जानना चाहती है और केट अपने डैड के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है। ली कीको को घर वापस ले जाने का रास्ता ढूंढना चाहता है। उधर हिरोशी कुछ दिनों के लिए सैन फ्रांसिस्को जाने वाला होता है। एमी को अपने पति से बोलती है कि सैन फ्रांसिस्को वाले हमले के दिन हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, मेरे साथ चाहे जो भी करो लेकिन अपने बेटे को तो एक पिता की जरूरत है। एमी को अपनी वेडिंग रिंग अपने पति को दे देती है। इधर ली और कीको सिमुलेटर को दूसरी तरह से कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। केंटारो अपने दोस्त सोता के बारे में होता है और मे को याद कर रहा होता है। उनकी मुलाकात यही तो हुई थी। तभी अचानक टीम आता है और एक सिग्नल के बारे में बताता है। वो कहता है ये मैसेज दरार के बीच से आ रही है। केंटारो पूछता है इसका क्या मतलब है। टीम कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा लेकिन तुम्हारे डैड को जरूर समझ आएगा। बाद में कीको ली से पूछती है कि बिल के साथ क्या हुआ।
ली बताता है कि वो एक आइलैंड पर किसी खोज के लिए गया था, कुछ थ्योरीज प्रूव करने के लिए, लेकिन वो वहां से कभी वापस नहीं आया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने मोनार्क को बचाया जिसे तुमने बनाया था। कीको बोलती है जिसे हम तीनों ने बनाया था। ये कहते ही कीको रोने लगती है। उसे लगता है कि यहाँ रहकर उसने अपना सारा समय गंवा दिया। वो सोचती है कि साल 2015 आखिर कैसा होगा। ली उसे बताता है कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। मोबाइल, टीवी, टेक्नोलॉजी, लोग तो स्पेस तक पहुंच चुके हैं, लेकिन असल में दुनिया वैसी ही है। लोगों में झगड़ा, गुस्सा, खुशी, सब कुछ पहले जैसा ही है। उधर हिरोशी अपने डैड बिल की आखिरी टेप देख रहा होता है। तभी उसके घर पर टीम आता है और केंटारो भी साथ में होता है। हिरोशी साफ मना कर देता है कि वो मोनार्क के लिए काम नहीं करेगा। टीम उसे गामा रेस के विस्फोट की रिपोर्ट दिखाता और बोलता है इसके अंदर एक सिग्नल छिपा हुआ है और वो भी किसी इंसान ने भेजा है। हिरोशी कहता है ये नामुमकिन है। टीम जवाब देता है नामुमकिन नहीं, क्योंकि ली वापस आया था। हिरोशी रीडिंग मानने से इनकार कर देता है। तब केंटारो अपने डैड से बोलता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी बहन को ढूंढते हैं। दूसरी दुनिया में सब सोच रहे होते हैं कि ये दुनिया पृथ्वी जैसी क्यों लगती है। कीको बताती है क्योंकि ये दुनिया पृथ्वी से जुड़ी हुई है और ज्यादा अलग भी नहीं है। वो इस जगह का नाम रखती है एक्सिस मंडी। ये जगह पृथ्वी के अंदर है, लेकिन फिर भी यहाँ रोशनी दिखती रहती है। आखिर में सब लोग सिमुलेटर लेकर एक जगह पहुंचते हैं। ये वही जगह थी जहाँ 1962 में ली अपनी टीम के साथ कैप्सूल से उतरा था। कैप्सूल वैसा का वैसा ही पड़ा होता है। ली कैप्सूल खोलता है और सब कुछ काम करता देखकर वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि 53 साल के बाद भी सब कुछ वैसे का वैसा है। कीको उसे याद दिलाती है कि यहाँ के हिसाब से तो बस कुछ हफ्ते ही हुए हैं। सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है। कीको वापस जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि बिल नहीं रहा और उसका बेटा उसके बिना बड़ा हुआ। अब वो वापस जाकर अपने बेटे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। अब वो दुनिया उसकी दुनिया नहीं रही। केट इससे इनकार करती है और अपनी दादी को समझाती है आपको ऊपर अभी और काम करना है और हमें आपकी जरूरत है। आखिरकार कीको मान जाती है। चारों कैप्सूल में बैठ जाते हैं जो सिमुलेटर से कनेक्टेड होता है। तभी सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो रेडार में दिख रहा था। वो पोर्टल से अंदर आ रहा था। उधर दूसरा मॉन्स्टर कैप्सूल पर हमला कर देता है, जिससे वो मशीन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ली कनेक्शन जोड़ने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एकदम सामने आ जाता है। तभी पोर्टल से गॉडजिला भी अंदर आ जाता है। उसकी दहाड़ सुनकर उड़ने वाला मॉन्स्टर गॉडजिला पर हमला कर देता है। दोनों टाइटन्स के बीच जोरदार लड़ाई होती है। आखिर में गॉडजिला उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देता है। कैप्सूल पोर्टल की तरफ खींचा चला जा रहा था। ली दौड़कर कीको का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन ली बोलता है कि मुझे जाने दो और वो जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ा लेता है। ली वहीं टाइटन वाली दुनिया में फंस जाता है। अब बाकी तीनों कैप्सूल के अंदर अपनी सीट बेल्ट लगा लेते हैं और पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां वो पहुंचते हैं वो जगह कौन सी है उन्हें समझ नहीं आता। जैसे ही वो बाहर आते हैं सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन शुक्र है केंटारो उन्हें लेने के लिए वहां आता है। वो केट और मे को गले लगाता है और बताता है कि उन्हें वापस लाने वाला उनके डैड हिरोशी थे। हिरोशी अपनी बेटी को गले लगाता है। कीको अपने बेटे को सामने देखकर यकीन नहीं कर पाती। वो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो अपने पोते केंटारो से भी मिलती है। अचानक ब्रेंडा वहां आती है और कहती है कि अब सबको मेडिकल चेकअप के लिए और पूछताछ के लिए चलना होगा। मे उसे देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ब्रेंडा बोलती है किसी को तो इस सब का खर्चा उठाना था। मे टीम से पूछती है तो अब तुम मोनार्क छोड़कर इसके लिए काम कर रहे हो। टीम बोलता है मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी उन्हें पता चलता है कि 2 साल गुजर चुके हैं, यानी अब 2015 नहीं बल्कि 2017 है। अचानक सायरन बजने लगता है और सब लोग अंदर भागते हैं। असल में वो सभी लोग स्कल आइलैंड पर होते हैं और सायरन बजने की वजह किंग कॉन्ग होता है। और इसी के साथ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।